हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज, और इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, वो सब बातें भी हम कवर करते हैं और उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये जो कक्षा है उसके दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करते हैं। दूसरे भाग में हम ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित बातें कवर करते हैं और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करते हैं। और हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आज 2 मई है। 2 मई के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस सुप्रभात सीरीज में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम चैनल पे। और ये जो क्लास है इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और साथ में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, उसको भी आप करेंगे। और साथ में आपके लिए एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पे कम्युनिटी नाम से एक बटन होता है। कम्युनिटी पोस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी मैंने वहां पर प्रोवाइड करवाई हुई है। एक बार वो क्वेश्चन भी आप करके देखिएगा, आपको उसमें आनंद आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम हमारे इस वीडियो के पहले भाग की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। यूनिक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च्ड फॉर इरिगेशन वाटर इन राजस्थान। राजस्थान में सिंचाई जल के लिए अनूठी डिजिटल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है। द फार्मर इन predominantly agricultural district were earlier complaining about not getting canal water on time। तो ये जो कृषि प्रधान जिला है यहाँ पर किसानों की हमेशा से शिकायत रहती थी कि इन्हें कैनाल का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस जिले में ये शुरुआत की गई है। और कौन से जिले की बात हो रही है, तो ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात हो रही है। इस राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में कृषि क्षेत्रों के लिए एक अनूठी डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई ताकि इसमें बेहतरीन जल की आपूर्ति की सुविधा लाई जा सके। द न्यू सिस्टम इवोल्व्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये जो एक नया सिस्टम है वो किसके द्वारा लाया गया है, एनआईसी के द्वारा लाया गया है। एनआईसी का वैसे मतलब क्या होता है हिंदी में, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा ये कार्य किया गया है ताकि किसानों को उनके खेतों तक पहुंचने वाले पानी की स्थिति जानने में एक आप कह सकते हैं महारत हासिल हो और ऐसी स्थिति सक्षम बने। मैनुअल प्रणाली में अक्सर रिपोर्ट की जाने वाली मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश जो है वो अब कम हो जाएगी। ऑनलाइन प्रणाली का ये उद्घाटन किया गया था श्री गंगानगर जिले के कलेक्टर लोक बंधु के द्वारा, ठीक है ना। तो मंगलवार को उन्होंने कहा कि इससे न केवल जिले के सभी किसानों को पारदर्शिता के साथ नहर और इंदिरा गांधी नहर से पानी आवंटित करने में मदद मिलेगी, बल्कि एक पर्याप्त पानी से आने वाली जो समस्याएं हैं वो भी अब दूर हो जाएंगी। यानी कि सभी के साथ जो है अब अच्छा होने वाला है, सभी की आवश्यकताएं पूरी होंगी। ये फोटो आपको दिखाने के लिए प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जिक्र चला था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में, यानी कि एनआईसी के बारे में। उसी एनआईसी के बारे में आप ये बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है।
जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है। जिन्होंने इसमें लिखा होगा नई दिल्ली, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जैसे बात करते हैं इस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके तहत, कौन से मंत्रालय के तहत? तो आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और विकास के विभिन्न पहलुओं में ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने में सहायक रहता है। जैसे हम बात करते हैं केंद्र सरकार के बारे में, जैसे हम बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में, या फिर हम बात करते हैं उन जगहों की जहां पर यूटी है ना, यानी कि आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहां पर, या फिर अन्य जो सरकारी निकाय हैं उन सभी सरकारी निकायों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इस एनआईसी की, है ना। ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है ये एनआईसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाम लिखेंगे आप 1976 का, और नई दिल्ली में इनका मुख्यालय बना हुआ है। अब चलो जी चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। साउथ कोरिया कंसीडर्स ज्वाइनिंग अलायंस फॉर शेयरिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी विद ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। दक्षिणी कोरिया ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है। जापान इज आल्सो मूविंग टुवर्ड फॉर्मल टॉक्स टू बिकम पार्ट ऑफ ऑकस पिलर सेकंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड शेयरिंग। तो जैसे हम बात करते हैं जापान के बारे में, जापान भी इस एयू के यूएस का पार्ट बनना चाहता है। अब इस एयू के यूएस के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो दक्षिणी कोरिया के रक्षा मंत्री जो है ना, रक्षा मंत्री कौन है? यहां पर लिखा है शिन वोन शिक। शिन वोन शिक सेड ने कहा कि दक्षिणी कोरिया तथा कथित एयू के यूएस साझेदारी के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्नत सैन्य तकनीक साझा करने का विचार कर रहा है। और ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही थी, तो वो कहां पर हुई? तो मेलबर्न में ये संपन्न हुई, मेलबोर्न, ठीक है, बुधवार को। तो इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा की गई थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एयू के यूएस है क्या, जिसमें दक्षिणी कोरिया इंटर होना चाहता है, जिसमें जापान भी सोच रहा है कि अपनी जो विकास की परिधि है वो बढ़ाएं इनके साथ मिलकर। एयू के यूएस, तो नाम से ही पता चल रहा है ए का मतलब क्या होता है। यहां पर ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और यूके का मतलब क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं यूएस के बारे में, तो इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जिसे हम यूएसए बोल देते हैं, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कह देते हैं। इस प्रकार जब इसकी शुरुआत की गई थी उसी समय की ये फोटो है, पहली फोटो जो आप देख पा रहे होंगे। तो पहली फोटो में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं, क्या नाम है उनका? एंथोनी एल्बानीज, एंथनी एल्बनीज। और सेकंड फोटो किसकी दिखाई दे रही है? यहाँ पे देखिएगा, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम है? जोई बाइडेन। और इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक।
अब ये जो सेकंड फोटो है यहाँ पर देखेंगे आप, ये है अभी लेटेस्ट फोटो जो इस कार्यक्रम की हुई है, जहां पर सभी रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी मेलबोर्न में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और पीछे पीछे देखिएगा AU के US, यहाँ पे साथ में ध्वज भी दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा इस AU के US के बारे में आप बताएंगे कि इस AU के US साझेदारी पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। AU के US, इसमें 3 देश हैं, यानी कि 3 देश हैं, तो त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है ये। इस पर साइन कब किए गए थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना 2021, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की गई थी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA के बीच में, 2021 की बात है। और आपको पता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन भी अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो चीन की जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस साझेदारी को लाया गया, इस साझेदारी का गठन किया गया। और भारत को भी इससे ना चाहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो जाएगा, बेशक भारत इसका सदस्य ना भी हो, क्योंकि ये चीन की जो गतिविधियां हैं उनको रोकेंगे। और भारत के लिए ये थोड़ा आसान भी हो जाएगा, क्योंकि जो चीन है वो भारत के साथ भी क्या है, पंगे लेता रहता है ना। तो थोड़ा सा इस पर क्या है, अंकुश भी लगेगा। अब चलो जी, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ईडी सीज क्रिप्टो एसेट्स वर्थ अबाउट 1990 करोड़ इन ई नेजेट केस। ईडी ने ई नगेट के मामले में करीब 90 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी जो है वो जब्त की है। ठीक है, 90 करोड़, 90 करोड़। तो जैसे हम बात करते हैं, ईडी का मतलब क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगभग 90 करोड़ की जमी हुई क्रिप्टो संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया, जो पहले बिनेस, जेमपे और वजीर एक्स के साथ रखे गए 17 खातों में रखी हुई थी। एजेंसी ने मंगलवार को कहा था कि यह ऑनलाइन गेमिंग ऐप ई नगेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में है। तो जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं वो कौन देखती है, तो ईडी ही देखती है। अभी थोड़े ही दिन पहले हम बात कर रहे थे, ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को। तो वो जो मुद्दा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहा है, तो वो भी तो इसी के लिए है ना। हालांकि वो मुद्दा अलग है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का ही तो मुद्दा है एक तरीके से वो। तो जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे हैं वो यही देखती है। तो इस एजेंसी ने इस ऑनलाइन ऐप ई नगेट से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि इस संपत्ति को एजेंसी के क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ईडी alleges that e-nugget app misbranding as a gaming platform। इन्होंने कहा है कि इस ई नगेट ऐप ने गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोगकर्ताओं को हाई रिटर्न देने का वादा किया था कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो ये उनको हाई रिटर्न देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी वजह से इनकी जो संपत्ति है वो फ्रीज कर दी गई है, वो सीज कर दी गई है। अब थोड़ा सा आप इसी के बारे में बताएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। तो आप ऑप्शन में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, यही तो है वो प्रवर्तन निदेशालय जो सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग से मुद्दे जो है वो देखता है। तो जिन्होंने लिखा होगा ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये प्रवर्तन निदेशालय किसके अधीन कार्य करता है, तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करने वाली एक जांच एजेंसी है ये, ठीक है ना, जांच एजेंसी। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ है,
अंदाजा भी आप लगाएंगे तो आपका ठीक होगा। नई दिल्ली में क्या है, इनका मुख्यालय बना हुआ है और बाकी क्षेत्रीय कार्यालय तो बने होते ही हैं। जैसे कि मुंबई के बारे में बात करते हैं, चेन्नई और चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, ये यहाँ पर इनके क्या है, केंद्र बने हुए हैं। दिल्ली में इनका मुख्य केंद्र है। राजस्व विभाग के अधीन कार्य करने वाली ये एक जांच एजेंसी है। ठीक है। जब पूछा जाता है कि इसकी मतलब किसकी कमान कौन संभालता है, किसके हाथों में होती है कमान, तो प्रवर्तन प्रमुख मनाया जाता है। प्रवर्तन निदेशक होते हैं जो इसकी कमांड संभालते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो चलो जी, ये पॉइंट आपका कवर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लार्ज नंबर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ऑफिसर्स बिगिन एंटरिंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस। बड़ी संख्या में न्यूयॉर्क शहर के पुलिस अधिकारी कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने लग गए हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी समर्थक वहां पर क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया और कहा कि इन पर कार्रवाई की जाए। इसी के लिए वहां पर न्यूयॉर्क सिटी की जो पुलिस है वो आ गई और कईयों को वहां पर हिरासत में भी ले लिया गया। ये बात है 30 अप्रैल की। तो 30 अप्रैल के अंत में बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस पहुंचे और इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हुए कुछ घंटों के बाद यहाँ पर क्या है, प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर जो ये मुद्दा है, कारण क्या, फिलिस्तीनी समर्थक यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा बड़ा लंबे समय से चल रहा है। तो उसी लिए कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, तो उनका समर्थन करने के लिए वो यहाँ पर भी क्या है, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे न्यूयॉर्क पुलिस के बारे में। ठीक है। तो इस प्रकार से वो वहां पर एकत्रित हुए हैं। अब न्यूयॉर्क शहर की बात आई है। अब आप ये बताएंगे, उसी न्यूयॉर्क शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। आपको गलत ऑप्शन टिक करना है। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन गलत रहेगा। तो चलो जी, पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूएन कहते हैं, उसका आधिकारिक मुख्यालय मिड टाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्या ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? आप कहेंगे पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन हमें चूज करना है गलत। तो दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आप कहेंगे जी हाँ, ये कथन गलत लिखा हुआ है और गलत लिखा हुआ है इसलिए हम इसे टिक कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल देते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी में है ना। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है इसका मुख्यालय। तो दूसरा पॉइंट गलत लिखा हुआ है क्योंकि आईएमएफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में नहीं है। फिर तीसरे पॉइंट के बारे में देखिए, न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क की राजधानी है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है क्योंकि न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क की राजधानी नहीं है। तो आपको ये भी टिक कर देना है। तो दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। चौथा पॉइंट देख लीजिए, न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। हाँ, ये फोर्थ पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क शहर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में ही स्थित है, लेकिन वो वहां की राजधानी नहीं है। तो थोड़ा सा अब आपको बताएंगे राजधानी के बारे में भी। तो गलत चूज करना था हमें, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो जिन्होंने लिखा होगा ना तीसरा ऑप्शन, यानी कि केवल 2 और 3, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यहां पर देख लीजिए, जब आप यूएस का मैप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे यूएस से, तो इस प्रकार का मैप वहां पर आपको दिखेगा। ये
रही बाउंड्री, है ना, आपको यहाँ पे बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि कई राज्यों ने संयुक्त रूप से क्या है, एक गठबंधन कर लिया, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसी संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर आप देख लीजिए, रेड डॉटेड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो एरिया है ये कौन सा है, ये है न्यूयॉर्क राज्य, ठीक है ना, न्यूयॉर्क राज्य है ये। हर राज्य का अपना अपना सिंबल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा न्यूयॉर्क राज्य पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर इस रेड बिंदुओं में आपको एक दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ना, ये क्या है, यही तो है आपका न्यूयॉर्क राज्य। तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये न्यूयॉर्क ही है रेड कलर में, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था न्यूयॉर्क शहर के बारे में, इसी न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है न्यूयॉर्क शहर। आप देखिए, ये देखो मैंने इसमें ब्लू कलर में यहाँ पे क्या है, इसको सर्कल बनाया है। तो यही है वो न्यूयॉर्क शहर जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यही है वो न्यूयॉर्क शहर जिसकी वजह से ये न्यूयॉर्क राज्य प्रसिद्ध बना हुआ है। इसी न्यूयॉर्क शहर में क्या बना हुआ है, यूएन का मुख्यालय बना हुआ है। यूएन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये न्यूयॉर्क राज्य के बारे में बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये शहर ही इतना प्रसिद्ध हो चुका है पूरे विश्व में। अब इस न्यूयॉर्क राज्य के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, ये रही राजधानी इस न्यूयॉर्क की, तो एल्बनी राजधानी है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ था इसमें, न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी है, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ था, क्योंकि राजधानी न्यूयॉर्क शहर नहीं है, बल्कि उस न्यूयॉर्क राज्य की राजधानी अल्बनी है। तो ये पॉइंट कवर हो गया, आप कहेंगे जी हाँ हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जैसे कि आपको पता है आम चुनाव हो रहे हैं, 7 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। अभी 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इस चुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले चरण में कितने चुनाव हुए और दूसरे चरण में कितने प्रतिशत चुनाव हुए। उन्होंने बताया है कि पहले चरण में 66.14% चुनाव जो है, यानी कि उन्होंने हिस्सा लिया, और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुए। तो यानी कि ये आंकड़ा बहुत कम है, हमें मतदान 100% करना चाहिए। और हम बात करते हैं हमारे देश की, तो हमारे देश में लोकतंत्र है, और पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत, ठीक है। तो इस लोकतंत्र को अगर बेहतरीन तरीके से हमें बनाए रखना है तो हमें 100% क्या करना चाहिए, वोट देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले चरण में 66% मतदान हुए, और दूसरे में भी कोई ज्यादा नहीं है, इतने ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या है, महिलाओं की है, और साथ में थर्ड जेंडर के भी आंकड़े दिए गए हैं, और कुल मतदान यहाँ पर बताए गए हैं पहले चरण में और दूसरे चरण में। ये आंकड़े किसने जारी किए हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें आम चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, आम चुनावों में मतदान करना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या भारतीय संविधान के तहत लोक चुनावों में मतदान करना एक मूल कर्तव्य है, क्या मूल कर्तव्य है क्या चुनावों में मतदान करना? जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो जिन्होंने इसमें लिखा होगा कि नहीं, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य तो है नहीं। तो मौलिक कर्तव्यों की वैसे अगर हम अवधारणा की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य, तो ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। तो
लोक चुनावों में मतदान करना कोई मूल कर्तव्य नहीं है। अब आप एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये आंकड़े जो है वो किसने जारी किए हैं? चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, जिसे हम भारतीय निर्वाचन आयोग भी बोल देते हैं, भारतीय चुनाव आयोग भी बोल देते हैं। हमारे संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। जब हम बात करते हैं इसका प्रमुख कौन होता है, इसका चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो आपको पता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त इसके प्रमुख होते हैं और साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। और जब हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और जब बात की जाए वर्तमान समय में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, इस प्रकार ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो उनको पहले भारत के निर्वाचन आयोग से क्या करनी पड़ेगी? राय लेनी पड़ेगी। तो ये 103 के तहत कहा गया है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 की बात करते हैं, तो इसमें यूपीएससी का प्रावधान किया गया है, यूपीएससी के गठन की बात कही गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। इसी के साथ साथ स्टेट पीसीएस की जो बात कही गई है वो भी इसी अनुच्छेद में है, यानी कि 315 में है। तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। अब यहाँ पर डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? 326। तो इस 326 में क्या कहा गया है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। वयस्क मताधिकार को मान्यता। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना? आप कहेंगे जी हाँ हो गया। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। और इसी प्रकार जैसे आपको पता है कि आपकी न्यूज तो आज की कवर हो गई, लेकिन अभी इस क्लास का दूसरा भाग बचा हुआ है जिसमें हम बातें करेंगे। रुकिए, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। यूट्यूब पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी ऑप्शन होगा, वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक बार वो जो क्वेश्चन है वो भी आप करके देखेंगे, आपको उसमें बताना है कि कितने आपके ठीक हुए। तो चलो जी, अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के दूसरे भाग की तरफ, जिसे हम कहते हैं टुडे इन हिस्ट्री। तो यानी कि आज के दिन क्या घटनाएं घटित हुई थी 2 मई के दिन, वो सब बातें कवर करेंगे और साथ साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो जी, आज के इतिहास से संबंधित बातें कवर करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस आज के दिन अगर देखा जाए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आज मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जयंती के बारे में, यानी कि जिनकी आज जयंती है। तो पहली फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये कौन है? तो आप कहेंगे इनका नाम है ब्रजबासी लाल। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ब्रजबासी लाल। इनकी आज क्या है? इनकी आज जयंती है। इनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था। और कहां पे इनका जन्म हुआ? झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 2022 में हुई थी, 10 सितंबर 2022 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। अब हम बात करते हैं कि इनको हम किस लिए जानते हैं, हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं। तो इनका जो कर्म क्षेत्र रहा वो कौन सा रहा?
भारतीय इतिहास और पुरातत्व, यानी कि जितनी भी पुराने चीजें मिलती है हमें इतिहास से संबंधित, खुदाई हम जब करते हैं तो खुदाई से संबंधित जो भी अध्ययन किया करते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी में से एक रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर के बारे में कही जाए तो उन सब पर भी क्या है, इन्होंने काम किया और इनकी रचनाएं जो हैं वो इन्होंने लिखी। ठीक है, तो जैसे हम नाम लिखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, रचनाओं के नाम, एक का नाम आता है पुरातत्व और अन्य विज्ञान, ये इनकी रचना का नाम है। साथ में इन्होंने लिखा था मंदिर और सेतु। ठीक है, इनकी एक रचना और है राम, उनकी ऐतिहासिकता, ये इनकी रचनाएं हैं। ये हमारे जो ASI की बात करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके महानिदेशक भी रहे थे। तो इनको और कौन कौन से इनाम मिले थे, जैसे हम बात करते हैं इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण। और ये कब की बात है, ये बात है 2021 की। उससे पिछले साल यानी कि 2020 की बात करते हैं तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2020 में। ठीक है, इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पुरातात्विक स्थलों की खोज की, उनकी खुदाई का काम शुरू करवाया। और इनको किस लिए जाना जाता है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे। अब आपको ये बताना है कि इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। हालांकि हमने बात की इनके बारे में भी कि ये रहे थे, थोड़ा सा बताएंगे पहले महानिदेशक कौन बने थे इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। जिन्होंने लिखा होगा ना अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी, इन्हीं के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा मूल रूप से। और वैसे जब कहा जाता है कि जब इसकी स्थापना की गई तो इसके पहले महानिदेशक यानी कि पहले डायरेक्टर जनरल भी अलेक्जेंडर कनिंघम बने। 1871 से लेकर 1885 तक के पहले महानिदेशक बने इस ASI के, इंग्लिश में कहें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहले महानिदेशक बने। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी। हिंदी में कहें तो भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं ये अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर जैसे जॉन मार्शल के बारे में बात करते हैं, ये भी एक पुरातत्वविद रहे और इन्होंने महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया 1902 से लेकर 1928 तक। आपको पता है 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई का काम शुरू करवाया गया था। ठीक है, और अगले साल 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम शुरू हुआ। तो ये जब खुदाई हो रही थी उस समय ASI के महानिदेशक कौन थे, तो आप कहेंगे नाम आता है जॉन मार्शल का। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम शुरू करवाया था। तो ये पॉइंट हो गया। हेरोल्ड हरग्रीव्स की बात करते हैं तो ये भी ASI के महानिदेशक रहे 1928 से लेकर 1931 तक। फिर जब हम मार्टिन व्हीलर की बात करते हैं, मार्टिन व्हीलर ने भी क्या किया था, महानिदेशक के रूप में कार्य किया 1944 से लेकर 1948 तक। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन बने, अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंपल पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है तो लिख देना नाम
अलेक्जेंडर कनिंघम का, या फिर कहे जाए आपसे भारतीय पुरातत्व का पिता, तो भी नाम इनका लिख देना। अब जैसे हम बात करते हैं इनके बारे में, तो आपने जरूर सुना होगा, ये हैं सत्यजीत राय या फिर सत्यजीत रे, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इनकी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 2 मई 1921 को, और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को हो गई थी कोलकाता में। इनका कर्म क्षेत्र क्या रहा, तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर थोड़ी सी बात भी कर लेंगे। सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। फिल्म डायरेक्शन से संबंधित है ये, यानी कि फिल्म निर्देशन का काम किया करते थे, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक भी रहे, एक बेहतरीन चित्रकार भी थे, एक बेहतरीन साहित्यकार भी थे। लेकिन मूल रूप से इनको जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, वो इनके डायरेक्शन की वजह से जाना जाता है। इनकी जो मुख्य फिल्में हैं वो कौन कौन सी हैं, एक का नाम आपने जरूर सुना होगा, पाथेर पांचाली, ये इनकी मूवी है। अपूर संसार, ये भी इन्हीं के नेतृत्व में बनी थी। अपराजितो, एक का नाम आता है जलसा घर, एक मूवी बनी अभियान। तो बाद में फिर क्या किया गया, इन्होंने इतना कार्य किया था निर्देशन के क्षेत्रों में, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। वैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1969 में, जब दादा साहब फाल्के की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी समय इसकी शुरुआत की गई। चलो वापिस आ जाइए सत्यजीत रे की तरफ। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, और इनको पद्म विभूषण से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। विश्व में भारतीय फिल्मों को एक नई पहचान दिलाई थी इन्होंने, इसी वजह से इनको 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया। और इसके अतिरिक्त इनको सबसे पहले 1958 में पद्म श्री भी दिया गया था। अगर क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए, आप कह सकते हैं पद्म श्री इनको दिया गया, जो चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, 1958 में इनको दिया गया था। फिर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो तीसरे नंबर का भारत का नागरिक सम्मान है, और 1965 में इनको ये दिया गया। पद्म विभूषण जो दूसरे नंबर का नागरिक सम्मान है हमारे भारत में, वो भी इनको दिया गया था 1976 में। और सबसे श्रेष्ठ जिसे हम बोल देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है वो भी इनको दिया गया 1992 में। यानी कि हमारे जो 4 नागरिक सम्मान है, चारों के चारों ही इनको दिए गए। 4 नागरिक सम्मान इनको मिले थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इनको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब की बात है, ये 1967 की बात है। विश्व सिनेमा के पितामह माने जाने वाले महान निर्देशक हुए हैं अकीरा कुरोसावा। उन्होंने भी कहा था इनके बारे में कि सत्यजीत राय के बिना सिनेमा जगत वैसा ही है जैसे सूरज चांद के बिना आसमान। ठीक है, यानी कि विश्व स्तर के जो निर्देशक हुआ करते थे, उनके सामने भी इनकी काफी पहचान थी, वो भी इनकी तारीफ किया करते थे। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, ये हैं उषा बारले। उषा बारले जो हैं, इनकी आज जयंती है। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन, 2 मई 1968 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे, भिलाई। और ये भिलाई तो आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
छत्तीसगढ़। इनका जैसे हम बात करते हैं, इनका जन्मदिन मानेंगे क्योंकि अभी ये हैं, है ना, जन्म कहेंगे हम इनका, जन्मदिन। चलिए जी, इनका जन्म 2 मई 1968 को हुआ था। अभी इनको क्या किया गया था, हमारी जो वर्तमान की माननीय राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा सम्मानित किया गया था पद्म श्री से। ये फोटो भी क्या है, उसी समय की है जब इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। कहा जाता है कि ये किससे संबंधित हैं, ये पंडवाणी शैली से संबंधित हैं। पंडवाणी शैली क्या है, पंडवाणी एक ऐसी शैली है जिसमें एक लोक गायिका के रूप में ये भूमिका निभाती रही। अब थोड़ा सा उसी पंडवाणी शैली के संबंध में आपको बता देना है कि कौन सा कथन सत्य है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो ये जो नृत्य करती हैं, यानी कि जिससे ये संबंधित हैं, उनके बारे में, तो पंडवाणी नृत्य है एक प्रकार का। ये नृत्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रचलित है। ये एक एक एकल लोक नृत्य है। इसका प्रस्तुतिकरण समवेत स्वरों में होता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट पढ़ के देखिए, इसमें आंगिक क्रियाओं के साथ साथ गायन भी एक ही व्यक्ति द्वारा एकतारा लेकर किया जाता है। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसके प्रमुख कलाकारों में झाड़ू राम, देवांगन, तीजन बाई, रितु वर्मा के नाम काफी प्रसिद्ध हैं। तो तीसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है, यानी कि जिन्होंने उपरोक्त सभी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पंडवाणी नृत्य से ही संबंधित हैं उषा बारले, और पंडवाणी लोक गायिका हैं ये, जो गाया करती हैं। इसी वजह से इन्होंने क्या है, ख्याति प्राप्त की। इनको कई पुरस्कार दिए गए थे। जैसे हम बात करते हैं पुरस्कारों की, तो पद्म श्री इनको दिया गया 2023 में, ठीक है ना। पद्म श्री 2023 में इनको एक पुरस्कार और दिया गया, दाऊ महासिंह चंद्राकर सम्मान, इससे भी सम्मानित हुए ये। भुइयां सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। और रायगढ़ में चक्रधर सम्मान जो है, उससे भी इनको सम्मानित किया गया। मालवा सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। यानी कि जो पंडवाणी शैली है, पंडवाणी शैली का एक इन्होंने एक नया जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया। इसमें मैंने एक नाम लिखा है तीजन बाई। ये जो तीजन बाई है, तीजन बाई से ही इन्होंने क्या सीखी, पंडवाणी सीखी है, ठीक है ना। पंडवाणी का प्रदर्शन भारत के बाहर लंदन और न्यूयॉर्क जैसे स्थानों पर भी उषा बारले ने किया और विश्व स्तर में एक नई पहचान बनाई। इस पंडवाणी नृत्य के बारे में देख लीजिए क्या है ये। पहला पॉइंट लिखा हुआ था, एकल लोक नृत्य है, प्रस्तुतिकरण समवेत स्वरों में होता है, यानी कि गाकर होता है। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है उसमें, एकतारा लेकर। ये देखिए, एकतारा इनके हाथों में है, एकतारा लेकर इनका क्या हो रहा है, वादन हो रहा है, ठीक है। और तीजन बाई से इन्होंने ये सब बातें सीखी। तीजन बाई बहुत ही महत्वपूर्ण एक किरदार रही इस पंडवाणी नृत्य कला में। अब चलो जी, यहाँ पर एक नाम आपने और देखा होगा, सुना होगा। ये फोटो देख पा रहे होंगे आप, कौन है ये है जिगमे दोरजी वांगचुक। ये जो जिगमे दोरजी वांगचुक हैं, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 2 मई 1929 को। इनकी मृत्यु 21 जुलाई 1972 को हो गई थी, ठीक है ना। वैसे इनकी मृत्यु तो हुई थी केन्या में, लेकिन मूल रूप से ये कहाँ के थे, भूटान के थे ये। प्रसिद्धि किस वजह से हुई, प्रसिद्धि ये थी, ये भूटान के तीसरे राजा रहे, तीसरे राजा। कहा जाता है कि भूटान को बाहरी दुनिया से जोड़ने का जो काम किया था वो इन्होंने ही किया। इसी वजह से जो भूटान है वो एक लोकतांत्रिकरण की कदम में एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं,
किरदार बना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमें बातें ध्यान में रखनी है। 1954 में ये भारत के मुख्य अतिथि बने थे, भारत के मुख्य अतिथि। 1954 में क्या किया गया था, गणतंत्र दिवस का आयोजन जब किया गया 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था तब यही आए थे हमारे भारत में। और फिर अगले साल, मतलब उसी साल की बात है, 1954 में ही इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण जो है वो हमारे देश का दूसरे नंबर का क्या है, सम्मान है, सेकंड नागरिक सम्मान भारत का। तो इससे उनको सम्मानित किया गया। और वर्तमान में आपको पता है, हाल ही में भूटान में गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनको क्या किया गया, उनको भूटान के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटो में इनके ये मेडल पहना हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है ये वहां के कौन है, राजा है, किंग है वहां के। नाम क्या है इनका, नामग्याल, पूरा नाम लिख देते हैं चलो, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। और जब बात करते हैं इस सम्मान के बारे में, इनका जो हाईएस्ट सम्मान क्या है उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। तो ये वहां यानी कि भूटान का सबसे श्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। तो हम अभी बात कर रहे थे किनके बारे में, जो जिग्मे दोरजी वांगचुक थे, तीसरे राजा, उनको भारत के दूसरे नंबर के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था 1954 में। अब चलो जी बताएंगे आप, भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे। वैसे नाम लिया जाता है मानस नदी का, है ना। मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, और वहां पर इसका नाम क्या है, तो द्रंग में छू नाम आता है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 376 किलोमीटर। भूटान में इसे द्रंग में छू के नाम से जाना जाता है। और ये भूटान के दक्षिणी भूटान में है ये, ठीक है, हिमालय की तलहटी में बहती है। और भारत में जब ये आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये फिर मिल जाती है, ठीक है। मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली, जिसमें मानस और इसकी अन्य सभी शाखाएं या फिर अन्य सहायक नदियां जो है वो भी शामिल हैं। तो मानस नदी के किनारे 2 प्रसिद्ध वन्य जीव पार्क भी बने हुए हैं। एक का नाम आता है रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो वहां का राष्ट्रीय पार्क है। और एक है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारे भारतीय राज्य असम में पड़ता है। एशिया के सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक माना जाता है ये, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलो जी, अब चलो हम देख लेते हैं आज के दिन जिनकी डेथ हुई थी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके बारे में हम बातें कर लेंगे। ये कौन है, तो ये हैं पद्मजा, पद्मजा नायडू। आपने शायद नाम सुना होगा और शायद नाम ना भी सुना होगा। इनका जन्म 17 नवंबर 1900 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 2 मई 1975 को हुई थी। और इनको प्रसिद्धि किस मायने में मिली कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रही। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि ये किसकी बेटी थी, ये सरोजनी नायडू की बेटी थी। सरोजनी नायडू के बारे में तो बखूबी जानते हैं आप। सरोजनी नायडू वही जिनको भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजनी नायडू यानी कि इनकी माताजी को भारत की कोकिला की उपाधि किसने दी थी, तो नाम आता है महात्मा गांधी का।
तो महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि प्रदान की। इनकी बेटी जो थी वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी रही, और साथ में इनकी बेटी पद्मजा नायडू ने पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में भी काम किया। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही, तो भी नाम लिख देना आप इन्हीं का। तो पश्चिम बंगाल के जो बच्चे होंगे उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा वनडे एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से, जो हमारा सेकंड नंबर का नागरिक सम्मान है। इनको 1962 में सम्मानित किया गया था। जिस प्रकार ये इनकी माताजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, उसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया, भारत के हितों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, राष्ट्रीय सेवा। और इसके साथ ही उनका एक मानवीय दृष्टिकोण जो था वो हमेशा याद किया जाता है। और इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है इनसे संबंधित। अब थोड़ा सा हम जानेंगे इनकी माताजी के बारे में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यानी कि सरोजिनी नायडू के बारे में आप बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, आप बताएंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब 1925 में कानपुर में हुआ था, उस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी, तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, क्योंकि इनसे पहले किसी भी भारतीय महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ये तो पहली भारतीय महिला थी। लेकिन जब सिंपल पूछ लिया जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है एनी बेसेंट का, पहली महिला अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट जो थी वो तो एक आयरिश महिला थी, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट के बारे में बखूबी जानते हैं आप। इन्होंने क्या किया था, भारतीय दर्शन को समझा और उसको प्रचार प्रसार भी करने में सहयोग किया। ये 1893 में भारत में आई थी और बाद में भारत में ही रहने लग गई थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की। जब हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की, और इसी के साथ ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। फिर जैसे हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोलकाता अधिवेशन 1886। तो ये कोलकाता अधिवेशन 1886 यानी कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे भारत से धन बाहर लेकर चले जा रहे हैं, यानी कि धन के पलायन का सिद्धांत दिया था इन्होंने अपनी उस पुस्तक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। अब ऑप्शन सी के बारे में बात कर लेते हैं। बेलगाम अधिवेशन 1924, इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो अधिवेशन कब था, 1924 में हुआ था। बेलगाम अधिवेशन उसे हम कहते हैं। इससे पहले ना तो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और ना ही इसके बाद में महात्मा गांधी ने कभी अध्यक्षता की। केवल एक ही सम्मेलन हुआ जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की, और वहां पर क्या है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये अधिवेशन संपन्न हुआ। अब यहाँ पर एक फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये कौन है, तो ये है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, इनका नाम आपने बखूबी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को हुआ था फ्लोरेंस इटली में,
और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 2 मई 1519 फ्रांस में। इनका जन्म हुआ इटली में, मृत्यु हुई इनकी फ्रांस में। इनको किसके लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है एक चित्रकार के रूप में। ये एक बेहतरीन चित्रकार थे, एक बेहतरीन आविष्कारक थे, एक बेहतरीन संगीतज्ञ भी थे और एक बेहतरीन मूर्तिकार भी रहे, एक बेहतरीन वैज्ञानिक भी रहे। यानी कि इनकी जो कला थी वो बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। तो इनको उपाधि कौन सी दी गई थी? इनको उपाधि दी गई थी यूनिवर्सल मैन। यूनिवर्सल मैन की उपाधि किसे दी गई? लियोनार्डो दा विंची, ठीक है ना। अब इनकी चित्रकारी के बारे में बात करते हैं। ये चित्र आपने बखूबी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम कहते हैं मोनालिसा। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? तो इन्हीं का नाम आता है, लियोनार्डो दा विंची का। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया करते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है ट्राइबोलॉजी, यानी कि दो चीजें जब आपस में रब करती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है ना। तो उसको लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वो चीजें आसानी से चलने लगेंगी। दो चीजें जो पहले फ्रिक्शन हो रहा था उनके बीच में, आफ्टर लुब्रिकेशन वो अच्छी मूव करने लग जाएंगी। वो जब आप प्रोसेस पढ़ा करते हैं तब भी आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात करते हैं, तो उसका इतिहास भी लियोनार्डो दा विंची ने बड़े बेहतरीन तरीके से बनाया था, मतलब लिखा था। अब ये जो चित्र है मोनालिसा का चित्र, कहा जाता है कि फ्लोरेंस में रहते हुए ही इन्होंने ये चित्रकारी की थी। फ्लोरेंस में सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग जो है इनकी वो यही है, मोनालिसा की पेंटिंग। तो बहुत से विश्व के अगर हम बात करें इतिहासकारों की, तो इनकी जो आप कह सकते हैं प्रतिभा का लोहा मानते हैं सभी। तो ये तो चलो ही विश्व स्तर पे मोनालिसा की बात। अब आप एक क्वेश्चन बताइए जो कि यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, ये सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है। अब आपने सोचा होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए आ गया कि ये बनी ठनी जो है वो एक महिला थी जो एक बेहतरीन कवित्री भी थी। इनका चित्र बनाया था किसने? इनका चित्र बनाया था निहाल चंद ने। निहाल चंद ने इनका चित्र बनाया। और ये जो चित्र है बनी ठनी का चित्र, उसे क्या बोला जाता है? उसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा। वो तो चलो विश्व स्तर की बात हुई, लेकिन हमें बात करनी है हमारे भारत के बारे में। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा गया? बनी ठनी का चित्र जो पेंटर निहाल चंद ने बनाया था। और ये बनी ठनी का चित्र कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये किशनगढ़ शैली में बना हुआ है। निहाल चंद जो एक बेहतरीन चित्रकार थे, उन्होंने ये बनाया था। तो जब ये महिला की बात करते हैं, ये बनी ठनी एक कवि थी, कवित्री थी। और उस समय किशनगढ़ रियासत के एक राजा हुआ करते थे। किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह। तो सावंत सिंह की प्रेमिका थी ये बनी ठनी। सावंत सिंह की प्रेमिका और एक बेहतरीन कवित्री भी थी। इनका एक चित्र बनाया बेहतरीन चित्रकार निहाल चंद ने और पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ ये इनका बनाया हुआ चित्र। और इसका अगर आप चित्र देखेंगे तो ये मोनालिसा जैसा ही दिखता है, वजह से इसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका यूपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका कवर हो गया। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। एडू रोही ऑफिशियल अपने चैनल का नाम है, एडू रोही ऑफिशियल शॉर्ट्स ये भी अपने चैनल का ही नाम है। दो चैनल हैं अपने, आप इसे शेयर कर देंगे।
आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, उस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ में जब आप वाईटी चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कम्युनिटी नाम से एक ऑप्शन होगा। कम्युनिटी ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो वहां पर अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कितने आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8307730527, ठीक है। और साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। एडुरोही 24 आपको सर्च करना है। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।